हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं पूरे मॉडर्न फिजिक्स को कवर करूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं फॉर जेई मेंस, नीट या एडवांस भी बोल लो, तो ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स को मैं कवर करके बताऊंगा और सिर्फ 10 से 11 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और बेस बना देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपसे भी ये 11 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको और पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर ये आपने 10-11 क्वेश्चन समझ लिए, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आप मॉडर्न फिजिक्स में ऑलमोस्ट 100% मार्क्स स्कोर करने की तरफ बढ़ जाओगे और आप एक मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर करने का आप अपना कैपेबिलिटी लेकर आ जाओगे। ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो जो आपके साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस वीडियो इज अबाउट मॉडर्न फिजिक्स, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, उसमें भी कई चैप्टर्स आते हैं, पूरा मॉडर्न फिजिक्स ले रहे हैं हम। ठीक है, ऑल न्यूमेरिकल टाइप्स कवर्ड, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सब हम ले रहे हैं। जैसे एक बनता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे, फिर बोर एटॉमिक मॉडल पे बनेगा, एक्सरे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इन टॉपिक्स को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे देखो क्वेश्चन क्या है। अ प्रोटॉन इज फायर्ड फ्रॉम वेरी फार अवे टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस विथ चार्ज 120 ई। ठीक है। E is the electronic charge. It makes a closest approach of 10 femtometer to the nucleus. The de Broglie wavelength in units of femtometer of the proton at its start is, take mass of the proton 5 by 3 into 10 raised to minus 27 kg, h by e का रेशियो दिया है 4.2 into 10 raised to minus 15 और 1 by 4 pi epsilon naught is 10 into 10 raised to minus 9 and 1 femtometer is 10 raised to minus 15 मीटर। क्लियर है? यही 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, ये जो प्रोटॉन है जिसको मैं फायर कर रहा हूं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन है, आई एम फायरिंग इट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है। ये जाता है इस न्यूक्लियस के पास और मैक्सिमम जो है आर डिस्टेंस तक ही जा पाता है, यहीं तक जा पाता है, इसके आगे नहीं जा पाता। ठीक है। तो द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज 10 फेम्टोमीटर, यहां पे दिया भी है ना, इट क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ 10 फेम्टोमीटर, सो दिस डिस्टेंस इज 10 फेम्टोमीटर। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, अब यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा कैसे पा रहे? एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगेगा जब कंजर्वेटिव एनर्जी होगी। कंजर्वेटिव एनर्जी 3 जगह से आती है, ग्रेविटी से, स्प्रिंग से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन से। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनता है अपना। ठीक है, आई होप इस बात की आपको क्लैरिटी है। तो उसके वजह से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाते हैं। तो के आई प्लस के यू आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, इनिशियल काइनेटिक को मैंने क्या मान लिया? के। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं। ठीक है। अ प्रोटॉन इज फायर्ड फ्रॉम वेरी फार अवे, जब वेरी फार की बात हो रही है तो वेरी फार पे आप पोटेंशियल ऑब्वियसली क्या मानते हो? 0 मानते हो। फिर फाइनल काइनेटिक 0 है क्योंकि यहां पे आके रुक जाएगा। और यहां पे क्या पोटेंशियल आएगा? यूएफ। फाइनली जब वो यहां पे आएगा तो क्या पोटेंशियल आएगा? दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R। सिंपल सी बात है। अब Q1 अपने को पता है, दैट इज प्रोटॉन E, और Q2 पता है 120 E, R पता है, सारी वैल्यूज अपने को पता है। तो अपने को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन 2km, वेयर दिस इज द k। तो h पता ही अपने को, 2k की वैल्यू पता है, m भी पता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन we get lambda is equal to 7 into 10 raised to minus 15 meter which is 7 femtometer। यहाँ पे मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट स्किप किया, बट आई एम श्योर आप कर लोगे अब। ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिजिक्स आना चाहिए, मैथ्स आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन डू इट।
Now find the de Broglie wavelength of single electron in second orbit of hydrogen atom by two methods. डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन का इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहला मेथड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इक्वेशन को यूज करके लैम्बडा इज इक्वल टू 150 अपॉन के ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दिया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so this would be 3.4, so this is what 6.64 एंगस्ट्रॉम, what you will get 6.64 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज फॉर एंगस्ट्रॉम ना, ये किसके लिए होता है, जब आपको एंगस्ट्रॉम में लैम्बडा निकालना होता है, तो वी नो दिस फॉर्मूला। नाउ दूसरा मेथड क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द nth ऑर्बिट इज n लैम्बडा। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 से 2 मर गया तो लैम्बडा आया पाई आर, और मुझे पता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो आप लिखोगे लैम्बडा इज इक्वल टू पाई आर एन स्क्वायर, पाई आर एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो R1 आपको पता ही है 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, ये आपको याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है। यूजुअली क्वेश्चन में भी दे देते हैं यूजुअली, बट आपको याद होना चाहिए सब। ठीक है, तो आपको अगेन 6.64 एंगस्ट्रॉम आएगा, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, V is equal to V naught ln R by R naught, where R naught is a constant. So this term is a constant. Assuming Bohr model to be applicable, the variation of Rn with n being the principal quantum number is. तो हमको बेसिकली Rn और n के बीच में रिश्ता बताना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है। चार ऑप्शन दिया है, हमें रिलेशन दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, V इज इक्वल टू V नॉट ln R बाय R नॉट। ठीक है, जहां पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू EV, करेक्ट, और V को क्या दिया है, EV नॉट, E तो एज इट इज रहेगा, V को आप लिख दोगे V नॉट ln R बाय R नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो फोर्स क्या आया, माइनस du बाय dx, या इस केस में बोल लो du बाय dr माइनस, तो वही तो लिखा है मैंने, फोर्स इज माइनस du बाय dr। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा e v नॉट बाय r, e v नॉट बाय r। क्यों, u क्या है, e v नॉट ln r बाय r नॉट। सिंपल सी बात है, आप इसको क्या लिख दोगे, ln r माइनस ln r नॉट। ln r नॉट एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ln r का डेरिवेटिव 1 बाय r आएगा, तो सिंपली आपको e v नॉट बाय r आएगा। पूरा मैथ्स नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा वो मैं बेसिक लेवल है, आई एक्सपेक्ट कि अब आपको आता होगा। इतना नहीं आ रहा है, अटक गए हो तो कमेंट करके बता देना कि सर, या कम्युनिटी टैब पे चले जाना, वहां पे डाल देना कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, ये मैथ्स मेरे को नहीं जम रहा है, आप करके बता दो। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं अभी छोड़ देता हूं, वह बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स। नाउ दिस फोर्स, अब ये जो फोर्स है, ये जो पोटेंशियल हमने निकाला, ये पोटेंशियल, ये फोर्स क्या बनाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता है। ये क्या बनाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता है। दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। तो e v नॉट बाय r को आप क्या लिख दोगे, mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से देखो, r से r कट जाएगा, v आएगा e v नॉट बाय m का अंडर रूट, तो v क्या आया, e v नॉट बाय m का अंडर रूट। हमें पता है क्योंकि यहां पे लिखा है बोर मॉडल
टू बी एप्लीकेबल, तो क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई मैं लिख सकता हूं, हाँ या ना। वहां पे मैं वी की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो एम आर क्या आएगा। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2/1 कर दिया, तो चाहे v की वैल्यू डाल दो या 2/1 कर दो, सेम ही आएगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो v से v मर जाएगा, एम आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई अंडर रूट एम अपॉन ई वी नॉट। यहां से निकला क्या कि r और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपने को यही चाहिए, अपने को एग्जैक्ट इक्वेशन से मतलब नहीं है, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ये भी जेई में एक बार पूछा जा चुका है, स्टैंडर्ड सवाल है, थोड़ा बहुत इक्वेशन बदल बदल के कई बार पूछा जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z, तो एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z दिया गया है, इज इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर 2n। वो एक एक्साइटेड स्टेट में है जिसका क्वांटम नंबर 2n है, अपने को पता नहीं है n क्या है। It can emit a maximum energy photon of 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक वर्ड में छुपा दिया उसने, मैक्सिमम एनर्जी फोटोन। वो मैक्सिमम एनर्जी कब फेंकेगा, जब वो 2n से सीधा ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, तो ही तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगी जो फोटोन बनकर बाहर निकलेगी। तो ये बेसिकली बता रहा है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द करंट स्टेट इज 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता ये रहा है इस फॉर्म में, आप समझो बताने का क्या है उसको, कि अभी जिस स्टेट में है वो ग्राउंड स्टेट से 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एनर्जी है, लेकिन वो बता किस तरीके से रहा है कि मैक्सिमम फोटोन वो इस एनर्जी का फेंक सकता है। इफ इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टेट n, 40.8 eV इज एमिटेड। तो 2n से अगर n पे आएगा तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन निकलेगा। फाइंड n पहली बात, फिर फाइंड z एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तीनों पूछ रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड बाय दिस एटम। तो बेसिकली 2n से 2n माइनस 1 पे आएगा तो दैट इज द मिनिमम एनर्जी, ओके, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बात। लेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी बी E1, देन फ्रॉम द गिवन कंडीशन, अभी करंटली वो 2n में है, वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आएगा जिसको मैंने E1 माना है, तो क्या हो जाएगा 204 निकलेगा। E1 अपने को दिया हुआ है ना माइनस 13.6, तो वो अपन बाद में निकाल लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। अब n निकालने के चक्कर में पड़ते हैं पहले, ठीक है। तो E2n माइनस E1 इज 204। अब आपको पता है कि En को ग्राउंड स्टेट के टर्म में कैसे लिखा जाता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ऐसे देखो, En को मैं लिख रहा हूं E2n को E1 अपॉन 4n स्क्वायर, मतलब ग्राउंड स्टेट अपॉन n का स्क्वायर। जो En होता है वो ग्राउंड स्टेट अपॉन n का स्क्वायर होता है। तो यहां पे ग्राउंड स्टेट E1 है और n 2n है, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 204। तो E1 कॉमन ले लिए तो 1/4n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 204। तो अच्छा ये हो गया एक, कोई दिक्कत नहीं। अपने को दिया है जब वो 2n से n पे जंप मारेगा तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालेगा। तो इसको अगेन मैं क्या लिख लूंगा, E1/4n स्क्वायर, और En को क्या लिख दूंगा, E1/n स्क्वायर विच इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से भी E1 कॉमन ले लो, -3/4n स्क्वायर इज इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं, इसको 2, तो इसमें खैर 1 and 2 दिया है, बट ये 3 and 2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों को डिवाइड कर दो, E1 मर जाएगा, और इसका नेगेटिव इसको उल्टा कर देगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/4n स्क्वायर डिवाइड बाय 3 अपॉन 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसको यहां ले लो, तो 1 इज इक्वल टू, इसको यहां लेके इधर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 15/4n स्क्वायर। तो यहां से क्या वैल्यू निकलेगा, 1/n स्क्वायर कॉमन लेके वहां ले लो तो आपको मिलेगा, देखो 4n स्क्वायर कॉमन है ना, तो दिस वुड बी 1 इज इक्वल टू 16/4n स्क्वायर। तो ये 4 4 जा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि n इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अगर n 2 है
तो वो इनिशियली फोर्थ स्टेट पे, तो n की वैल्यू आ गई 2, तो अपना एक काम हो गया ना, फाइंड n था, n हो गया। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन देखो, E1 -4/3 n स्क्वायर इंटू 40.8 EV, E1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, E1 की वैल्यू यहां से निकाल लो। बेसिकली क्या ग्राउंड स्टेट निकालना है, क्या निकालना है, Z निकाल रहे हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। -4/3, n कितना है 2, तो n स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर एज इट इज, तो E1 आया -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 क्या आया, -217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट हाइड्रोजन का -13.6 होता है, और ये हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो रिलेशन क्या बनेगा, ये वाले जो जिसका हम निकाल रहे हैं दैट वुड बी -13.6 टाइम्स Z स्क्वायर। ये अपने को वैल्यू मिल गया है 13.6, पता है Z आ जाएगा 4। क्लियर है? अब E मिनिमम देखो, क्या मिनिमम रिलीज करेगा, मिनिमम तो तभी रिलीज करेगा जब 2n से निकल के 2n-1, एक ही थोड़ा सा जाओ, छोटा सा टर्म 2n से 2n-1 तक बस, तो 2n को मैं लिखता हूं E1/4n स्क्वायर, 2n-1 को लिखूंगा E1/2n-1 द होल स्क्वायर। n की वैल्यू पता है, यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 4-1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/144 E1, और आपको पता है E1 इज -217.6, तो E मिनिमम आएगा 10.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक फंडामेंटल अगर आप क्लियर करके चल रहे हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी एक्सरे वाला क्वेश्चन देखो, जेई में पूछ चुका, एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन अ टारगेट मेटल, नाउ दैट टारगेट मेटल एटम हैविंग 30 न्यूट्रॉन्स, जो टारगेट मेटल पे हम फेंक रहे हैं उसके एटम में 30 न्यूट्रॉन्स है। द रेशियो ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द टारगेट एटम एंड हीलियम इज क्यूब रूट ऑफ 14। एटॉमिक रेडियस ऑफ टारगेट एटम अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम इज अंडर क्यूब रूट 14। दो चीज ढूंढनी है, फाइंड द मास नंबर ऑफ द टारगेट एटम, दूसरा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन एमिटेड बाय दिस मेटल। बहुत बढ़िया, हिंट भी दे रखा है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर हैज फॉलोइंग रिलेशन विथ मास नंबर ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ ए, तो किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो उसके मास नंबर के क्यूब रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्वेश्चन में हिंट दिया है, आर की वैल्यू भी दी है और सी की वैल्यू भी दी है जिसको हम आगे यूज करने वाले। फ्रॉम द रिलेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब रूट, मैं लिख सकता हूं R2/R1 इज इक्वल टू A2/A1 का क्यूब रूट, और R2/R1 को क्यूब रूट ऑफ 14 दिया हुआ है यहां पर देखो, तो मैं लिखता हूं A2/A1 का क्यूब रूट इज 14 का क्यूब रूट, लेकिन A1 क्या है, हीलियम, हीलियम का मास नंबर 4 होता है, नहीं पता तो यहां से देख लो और आपको मिल जाएगा A2 की वैल्यू 56। तो हमने जो मेटल ढूंढा है उसका मास नंबर, जिस पे हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, उसका मास नंबर है 56। नाउ Z2 इज A2 माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू यहां पे 30 दी है, तो 56 माइनस 30, तो Z2 कितना आ गया 26। अब फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, फ्रीक्वेंसी F इज R टाइम्स C टाइम्स Z-1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, क्योंकि ये अल्फा है तो हम 2 से 1 आ रहे हैं, हम 2 से 1 आ रहे हैं तभी तो अल्फा निकलेगा, याद है ना स्पेक्ट्रम, तो 2 से 1 आने पे अल्फा निकल रहा है, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, दिस इज 3RC/4 Z-1 द होल स्क्वायर। Z की वैल्यू अपने को पता है 26, R की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, तो मैं कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूं इसमें, बट फ्रीक्वेंसी आता है 1.55 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। यहां तक क्लैरिटी है? इसी पे एक और क्वेश्चन, एक्सरेस पे एक और क्वेश्चन देख लो। एक मोजलेस इक्वेशन दिया है, अंडर रूट F इज इक्वल टू A टाइम्स Z माइनस B, वेर A एंड B आर कॉन्स्टेंट।
फाइंड देयर वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो दो एलिमेंट दिया है, आई थिंक इसका नेम एमओ का जो नेम है दैट इज मॉलिब्डेन समथिंग लाइक दैट, और दिस इज कोबाल्ट। तो Z 42 है और कोबाल्ट का Z 27 है। वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, तो इसका के अल्फा का वेवलेंथ 0.71 है और कोबाल्ट का 1.785 एंगस्ट्रॉम है। हमें दिया है कि अंडर रूट एफ इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। तो क्या एफ को मैं सी बाय लैम्बडा भी तो लिख सकता हूं ना? अरे हाँ या नहीं? फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूं? सी बाय लैम्बडा। तो जब मैं लैम्बडा 1 लिखूंगा तो मैं Z1 लिख दूंगा, लैम्बडा 2 लिखूंगा तो Z2 लिख दूंगा। ठीक है, तो अंडर रूट सी बाय लैम्बडा 1 इज ए टाइम्स Z1 माइनस बी, और ये होल्ड करेगा सारे एलिमेंट के लिए ना, तो अंडर रूट सी बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स Z2 बाय Z2 माइनस बी। अब यहां से मुझे क्या मिल रहा है? मैं अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो आप 2 माइनस 1 करो, सॉरी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, तो अंडर रूट सी कॉमन आ जाएगा। अंडर रूट सी कॉमन आ गया, 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2 आएगा, इज इक्वल टू ए टाइम्स Z1 माइनस Z2। देखो माइनस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? ए Z1 माइनस ए Z2, ए कॉमन ले लिया तो Z1 माइनस Z2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सी की वैल्यू पता है, लैम्बडा 1 की वैल्यू दी है, लैम्बडा 2 की वैल्यू दी है, Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की वैल्यू दी है, लैम्बडा 1 दी है, लैम्बडा 2 दी है, Z1 दी है, Z2 दी है, सी की वैल्यू पता है। क्या ए निकाल सकते हो? अरे हाँ या ना? ए निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 इंटू 10⁻⁷ का अंडर रूट हर्ट्ज, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। और सिमिलरली आपको इसी, मतलब अब तो इक्वेशन बन गया ना, तो इसमें सी की वैल्यू डाल दो, लैम्बडा 1 डाल दो, ए मिल गया वो भी डाल दो, Z1 पता है, बी की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.37। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट, द फिजिक्स इज बीइंग क्लियर्ड हियर। डोंट वरी अबाउट द मैथमेटिक्स, यू कैन डू दैट। नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी, आई वांट टू डिलीवर फिजिक्स टू यू। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन देखो। द ग्राफ बिटवीन 1 बाय लैम्बडा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल V। तो एक y पे अपना क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल V, और यहां पे क्या है? 1 बाय लैम्बडा विच इज इन नैनोमीटर्स, इनवर्स ऑफ नैनोमीटर, ऑफ थ्री मेटल ऑफ हैविंग वर्क फंक्शन φ1 φ2 एंड φ3। तो इसका वर्क फंक्शन φ1 है, इसका वर्क फंक्शन φ2 है, और इसका वर्क फंक्शन φ3 है। यहां पे अपने को ग्राफ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन इज 1:2:4। ऑप्शन बी है रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन इज 4:2:1। तो अपने को देखना पड़ेगा, कोई एक ही सच हो सकता है। ऑप्शन सी इज tan theta is directly proportional to hc by e where h is Planck constant and c is the speed of light। ये भी अपने को इक्वेशन से ही पता चलेगा। और ऑप्शन डी है वॉयलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल 2 एंड 3। ये भी अपने को पता करना पड़ेगा। हमको रिलेशन पता है EV इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन 5। आई होप आपने ये पढ़ाई की होगी, EV इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा माइनस 5। V आता है एच सी बाई ई माइनस 1 इंटू 1 बाय लैम्बडा माइनस 5 बाई ई, है ना? इसी में E से डिवाइड कर दो तो E दोनों तरफ पहुंच जाएगा, तो अपने को ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को दिखाता है। तो जो स्लोप है दैट इज एच सी बाई ई, स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज एच सी बाई ई, और ऑप्शन सी है tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सी बाई ई। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं रेशियो ऑफ वर्क फंक्शंस पे। जब मैं v को जीरो कर दूं, जब मैं v को जीरो कर दूं, मुझे पता है v क्या है? एच सी बाई ई टाइम्स 1 बाय लैम्बडा माइनस 5 बाई। तो जैसे v को जीरो किया तो एच सी बाई ई लैम्बडा इज इक्वल टू 5 बाई ई आ गया, e से e मर जाएगा, 5 आया एच सी बाई लैम्बडा। 5 क्या है? एच सी बाई लैम्बडा। तो 5 1 बाय 5 2 बाय 5 3 क्या आएगा? एच सी बाई लैम्बडा 1 इज टू एस टी बाय लैम्बडा 2 इज टू एस टी बाय लैम्बडा 3। ये मर जाएगा, तो 1 बाय लैम्बडा 1 इज टू 1 बाय लैम्बडा 2 इज टू 1 बाय लैम्बडा 3 विच इज 1:2:4, विच इज 1:2:4। ये पे यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1 बाय लैम्बडा दिया ना, 1:2:4। तो इक्वेशन क्या आएगा? 1:2:4। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
तो ऑप्शन बी अपने आप रॉन्ग हो गया, है ना। अब ऑप्शन डी क्या है कि वॉयलेट कलर लाइट इजेक्ट कर पाएगा कि नहीं, तो देख लो ना, वर्क फंक्शन से कंपेयर करके देख लो, इसमें कोई बुराई या कोई बड़ी बात नहीं है। 1/λ1 कितना होगा? दिस इज 10,000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहां पे क्या 0.001 है, 1/λ1 क्या है 0.001 नैनोमीटर है, विच इज 10,000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज 5,000 एंगस्ट्रॉम, दिस इज 25, दिस इज 2,500 एंगस्ट्रॉम। वॉयलेट कलर हैज अ वेवलेंथ ऑफ 4,000 एंगस्ट्रॉम, 4,000 एंगस्ट्रॉम का उसका वेवलेंथ है। तो इससे तो वो बाहर ही नहीं निकलेगा, उतना तो आपके वेवलेंथ में दम ही नहीं है। दम किस में है? 10,000 में और 5,000 में। इसमें क्या बोला 2 और 3, लेकिन गलत है, मैंने तो बताया 1 और 2, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ओनली ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। एक 1989 का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आना चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। अ बीम ऑफ लाइट हैज 3 वेवलेंथ्स। एक बीम फेंका मैंने लाइट का, उसमें 3 वेवलेंथ है, 4144 एंगस्ट्रॉम, 4972 एंगस्ट्रॉम, 6126 एंगस्ट्रॉम, और उसकी टोटल इंटेंसिटी है 3.6 इंटू 10⁻³ टोटल इंटेंसिटी। नाउ दिस टोटल इंटेंसिटी is equally distributed among the 3 wavelength. Now this total intensity is equally distributed among the 3 wavelength. तीनों वेवलेंथ पे वो, मतलब इस वेवलेंथ को इसका डिवाइड बाय 3 मिलेगा, इस वेवलेंथ को इसका इंटेंसिटी डिवाइड बाय 3 है, और इस वेवलेंथ का इंटेंसिटी इसका डिवाइड बाय 3 है, क्योंकि टोटल 3.6 और तीनों को इक्वली डिवाइड किया गया। अब एक वो जो बीम है वो फॉल्स नॉर्मली ऑन एन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के एरिया में मैंने नॉर्मली बीम को प्रोजेक्ट किया ऑफ अ क्लीन मेटालिक, एंड that each energetically capable photon ejects 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। Now calculate the number of photoelectrons liberated in 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स की वजह से बाहर आएंगे, यही सवाल है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4.14 एंगस्ट्रॉम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। अगर किसी भी फोटोन का आपको एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ दिया है तो उसकी एनर्जी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 12375 डिवाइड बाय द एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इज 12375 डिवाइड बाय 414 एंगस्ट्रॉम, विच इज 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 आएगा कितना 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 आएगा 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमरेटर में कॉमन है सब, देखो 12375 12375 और 12375, आप खाली डिनोमिनेटर में अपना एनर्जी, अपना वेवलेंथ चेंज कर रहे हो। तो फर्स्ट फोटोन के पास एनर्जी है 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, दूसरे के पास है 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और तीसरे के पास है 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Since only E1 and E2 are greater than the work function 2.3 electron volt, only first two wavelengths are capable of ejecting photoelectron. यहां पे वर्क फंक्शन दिया है, आई थिंक क्वेश्चन में मिस हो गया, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में मिस हो गया, बट वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो एरिया पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ये एरिया का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे पता है कि एनर्जी E1 जो है 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खाली यही वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पार कर पाएगी। अब इन दोनों की इंटेंसिटी तो 1/3 है। देखो टोटल इंटेंसिटी था 3.6 इंटू 10⁻³ उसको डिवाइड बाय 3 किया, तो हर एक बीम, हर एक वेवलेंथ के पास इतनी इंटेंसिटी है 1.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। नाउ एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड इन अ गिवन एरिया, पावर क्या होता है, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इंटेंसिटी क्या है 1.2 इंटू 10⁻³, ये इंटेंसिटी गिर रहा है, कितने एरिया पे गिर रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, यानी कि 10⁻⁴। तो आपको क्या आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड। तो जो पावर है एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, एनर्जी इंसिडेंट
पर सेकेंड इन द गिवन एरिया इज इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो आपको सिंपली पावर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड। नाउ लेट n1 be the number of photons incident per unit time in the given area corresponding to the first wavelength। तो मुझे इतना पता है जब मैं किसी भी वेवलेंथ का अगर इस इंटेंसिटी के किसी भी वेवलेंथ का इतना इंटेंसिटी लूं और इतने एरिया में मैं डालूं तो इतना एनर्जी जो है इंसिडेंट कर रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं भाई मेरे पास दो वेवलेंथ है जिससे मेरे को फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, तीसरा है वो तो काम का ही नहीं है क्योंकि उसका वर्क फंक्शन ही नहीं पार होगा। तो जो पहला है E1 है जिसकी एनर्जी है 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो पहला जो पहला वेवलेंथ है वो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा उसको मैंने N1 ले लिया इन 1 सेकेंड। वो है कितना, पावर जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है डिवाइड बाय द एनर्जी ऑफ द E1 जो हमने निकाला, एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो टोटल पावर कितना आ रहा है 1.27 इंटू 10⁻⁷, जिसमें से E1 का कितना है 2.99 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, 2.99 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो E की वैल्यू क्या आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फोटॉन्स में निकालूंगा, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट करूंगा, सॉरी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना इंसिडेंट कर रहे हैं, जितना इतना एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं और हर फोटोन में इतना एनर्जी लगता है तो इतना नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं। तो N2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली N2 वुड बी 1.2 डिवाइड बाय 2.49 आ जाएगा इधर 2.99 की जगह, विच इज दिस। और हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो टोटल फोटोन कितने हो गए 2.5 इंटू 10⁻11 प्लस 3.0 इंटू 10⁻11, मतलब 3 2 5 5.5 इंटू 10⁻11 एक सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में उसका मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो 1.1 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स 2 सेकेंड में निकलेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, रिवाइंड करके देख लो नहीं समझ में आया तो, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी पे देख लो, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीकेज बाय बीटा इमिशन। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और डीके हो रहा है, क्या कैसे डीके हो रहा है, बीटा इमिशन से। अ डिटेक्टर रिकॉर्ड्स n बीटा पार्टिकल्स इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में n बीटा पार्टिकल्स वो डिटेक्ट करता है और अगले 2 सेकेंड में देखता है कि मेरे पास 0.75 बीटा पार्टिकल्स वो डिटेक्ट कर पा रहा है। फाइंड मीन लाइफ करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, ln2 की वैल्यू दी है, ln3 की वैल्यू दी। नाउ लेट n0 बी द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था, मतलब जब हमने देखना शुरू नहीं किया था, लेट n0 बी द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब जब किसी भी टाइम t के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड एट इन टाइम t कितना डिके हो गया, दैट इज n0 टाइम्स 1 माइनस e रेस टू माइनस लैम्बडा t। ठीक है, तो n इज इक्वल टू n0 टाइम्स 1 माइनस e रेस टू माइनस 2 लैम्बडा होगा फॉर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, इतना डिके हुआ। फिर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड में एक तो इतना हुआ है ना, n आया और क्वेश्चन में दिया है 0.75, तो टोटल डीके कितना हुआ n प्लस 0.75 n, मतलब 1.75 n डीके हुआ है। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, 4 सेकेंड के लिए यहाँ पे t की जगह 4 आ जाएगा। अब 2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 1.75 ऊपर बचेगा और 1 माइनस ई रेस टू माइनस 4 लैम्बडा अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 लैम्बडा बचेगा। इसको आप यहां पे ले लो तो 1.75 माइनस 1.75 इंटू ई रेस टू माइनस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस 4 लैम्बडा। ठीक है, तो ई रेस टू लैम्बडा को टर्म को एक साथ ले लो, तो 1.75 ई रेस टू माइनस 2 लैम्बडा माइनस ई रेस टू माइनस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 3/4। दिस इज इक्वेशन 3। अब e रेस टू माइनस 2 लैम्बडा को, सॉरी लेट मी रिमूव दिस, e रेस टू माइनस 2 लैम्बडा को मैंने x मान लिया, तो ये क्या हो गया, देखो e रेस टू माइनस 2 लैम्बडा को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया।
सो दिस इज व्हाट, अब देखो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस टर्म इज व्हाट एक्स स्क्वायर, तो मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1.75x, इसको ये माइनस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 0.750। आई होप आपको इतना तो मैथ्स समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है 1.75 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है 1 है, सी कितना है 0.75 डिवाइड बाय 2 इंटू ए 1 है। इसका दो वैल्यू आता है, एक तो x1 होगा या तो x3/4 होगा। अब e रेज टू माइनस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 है, e रेज टू माइनस 2 लैम्बडा, देखो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू या तो 1 होगा या तो 3/4 होगा, तो e रेज टू माइनस 2 लैम्बडा 1 हो सकता है या तो e रेज टू माइनस 2 लैम्बडा 3/5 हो सकता है। ये होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके होने के लिए लैम्बडा को 0 होना पड़ेगा, e रेज टू 0 ही तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो e रेज टू जब आप 0 ले लोगे तो आपको e रेज टू एनीथिंग 1 आएगा। नाउ if e raised to minus 2 lambda is 1 is not possible since it would make lambda is 0, तो बेसिकली ये आपका करेक्ट है, hence e raised to minus 2 lambda is e/4। तो अब दोनों तरफ log ले लो या ln ले लो, नेचुरल log ले लो, तो माइनस 2 लैम्बडा नेचुरल log ऑफ e इज इक्वल टू ln3 माइनस ln4। अब माइनस 2 लैम्बडा ln e इज इक्वल टू ln3, ln4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू 2, तो 2 बाहर जब मारेगा है ना, तो 2 ln2। अब ln3 की वैल्यू दी है, ln2 की वैल्यू दी है, ln e नेचुरल लॉग तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो आप निकाल लो 1 ही होगा ना, वो तो हट जाएगा, -2 से आप लेके जाओगे तो आपको ये मिलेगा। अब इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, निकाल लो, आपको आएगा 0.14395 सेकेंड इनवर्स, दिस इज योर लैम्बडा। मीन लाइफ क्या होता है 1/लैम्बडा विच इज 6.9 सेकेंड विच इज 7 सेकेंड। इज इट क्लियर? नाउ अब ये क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन क्या है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सोडियम 24 रेडियो न्यूक्लियाइड जिसकी हाफ लाइफ 15 घंटे है ऑफ एक्टिविटी 1 माइक्रोक्यूरी इज इंजेक्टेड इनटू अ ब्लड ऑफ अ पर्सन। तो एक बहुत ही छोटी मात्रा में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूशन जिसके पास Na24 है यानी कि सोडियम 24 है, ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ 15 घंटे बताई जा रही है और उसकी एक्टिविटी है 1 माइक्रोक्यूरी इज इंजेक्टेड इनटू अ ब्लड ऑफ अ पर्सन। 1 क्यूरी बताया है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो 1 माइक्रोक्यूरी में आप यहां पे माइक्रो लगा दोगे, मतलब 10⁻6 लगा दोगे। अ सैंपल ऑफ द ब्लड ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने वॉल्यूम निकाला ब्लड का 1 सेंटीमीटर क्यूब, आफ्टर 5 आवर्स हमने निकाला और हमको सैंपल से बताया कि 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट अभी एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द बॉडी ऑफ द पर्सन, अज्यूम दैट द रेडियो एक्टिव सोल्यूशन मिक्सेस यूनिफॉर्मली इन द ब्लड ऑफ द पर्सन। अब देखो आपके पास लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज योर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्बडा इज योर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अपने को डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताया, एक तो 296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट हो रहा है, 296 कब, जब 5 घंटे बाद देखा, और हमको बताया कि 1 क्यूरी है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर कांस्टेंट, ठीक है। हमको पता है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ क्या आएगा, 0.693 अपॉन 15 आवर दिया है विच इज 0.0462 आवर इनवर्स, which is you just calculated। अब मैं R0 को इनिशियल एक्टिविटी मान लेता हूं which is 1 माइक्रोक्यूरी, यहां पे दिया है ना एक्टिविटी ऑफ 1 माइक्रोक्यूरी, मतलब 3.74 और 1 माइक्रोक्यूरी क्या है 3.74 इंटू 10⁻4, 10⁻10 नहीं 10⁻10 तो इन्होंने दिया है 1 क्यूरी, 1 माइक्रोक्यूरी मतलब इंटू 10⁻6 मैंने पहले बताया ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब R है एक्टिविटी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड एट T इक्वल टू 5 आवर, ये R मान लिया मैंने,
उसने अपने को दिया 290 पर मिनट, तो मैं 290 डिवाइड बाय 60 पर सेकेंड लिखूंगा, विच इज 4.93। तो 4.93 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्या है ये? एक्टिविटी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड आफ्टर 5 आवर्स। R is activity of whole blood at the time of 5 आवर। अब मान लो पूरे बॉडी में जितना भी शरीर है उसका जो एक्टिविटी होगा वो R, कैपिटल R होगा। तो टोटल वॉल्यूम अपने को पूछा है, टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r। क्लियर है ना? होल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो R नॉट e रेज टू माइनस लैम्बडा टी डिवाइड बाय R। डिवाइड बाय R की वैल्यू पता है अपने को 4.93। R नॉट यहां पे हमने R नॉट निकाला 3.7 इंटू 10 रेज टू 4 e रेज टू माइनस लैम्बडा। लैम्बडा हमने ऑलरेडी निकाला 0.0462 टाइम्स टी 5 आवर। वॉल्यूम आ जाएगा 5.95 इंटू 10 रेज टू 3 सेंटीमीटर क्यूब और 5.95 लीटर। तो उस व्यक्ति के शरीर में लगभग 6 लीटर खून है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर uranium 235 undergoes fission liberating 200 MeV of energy। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। द रिएक्टर हैज 10% एफिशिएंसी। द रिएक्टर हैज 10% एफिशिएंसी एंड प्रोड्यूसेस 1000 मेगावाट पावर। तो प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 1000 मेगावाट पावर, लेकिन उसका एफिशिएंसी सिर्फ 10% है। इफ द रिएक्टर इज टू फंक्शन फॉर 10 years, फाइंड द टोटल मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड। तो मैं एक रिएक्टर में यूरेनियम 235 को फिजन कराता हूं जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करता है। अब वो रिएक्टर का एफिशिएंसी सिर्फ 10% है और वो 1000 मेगावाट पावर जनरेट करता है। मुझे 10 साल के लिए चलाना है इसको, कितना मास यूरेनियम लगेगा ये सवाल है। द रिएक्टर प्रोड्यूसेस 1000 मेगावाट पावर, या उसको आप बोल सकते हो 10⁹ जूल पर सेकेंड। मेगावाट को मैंने वाट को जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। मेगा होता है 10⁶, 1000 है तो 10⁹, तो 10⁹ जूल पर सेकेंड। तो वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 10⁹ जूल पर सेकेंड। द रिएक्टर इज टू फंक्शन फॉर 10 साल, 10 ईयर। तो टोटल एनर्जी विच द रिएक्टर विल सप्लाई इन 10 years इज पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या है? पावर इंटू टाइम, या पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हो गया पावर इंटू टाइम। तो पावर इतना है, टाइम है 10 साल, 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे आया ना, फिर एक घंटे में 3600 सेकेंड। तो ये आता है 3.15336 इंटू 10⁻17 जूल ऑफ एनर्जी 10 साल में वो बनाएगा। लेकिन एफिशिएंसी सिर्फ 10% है, बाकी वेस्ट है। But since the efficiency of the reactor is only 10%, therefore actual energy needed is 10 times of this। तो एनर्जी चाहिए कितना? इतना एनर्जी बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि सिर्फ एफिशिएंसी 10% ही है, तो 10⁻18 जूल आएगा। ऐसा मत बोलना कि सर एफिशिएंसी 20% होता तो मल्टीप्लाई बाय 20 करता, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करते आप, क्योंकि 20 इंटू 5 100% होता है ना, 10 इंटू 10 100% होता है, ये ध्यान रखना। 1 यूरेनियम एटम लिबरेट्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 200 इंटू इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट मेगा है तो इंटू 10⁶, विच इज 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, या 3.2 इंटू 10⁻11 जूल बोलो। तो एक यूरेनियम 3.2 इंटू 10⁻11 जूल देता है, मुझे बनाना है 3.1536 इंटू 10⁻18 जूल, तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो कितना यूरेनियम चाहिए उसका नंबर मिल जाएगा। तो मुझे चाहिए 0.9855 इंटू 10⁻29 नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स। अब ये एटम कितना वजन देगा? बहुत आसान है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो, केजी मोल ऑफ यूरेनियम। तो 0.9855 इंटू 10⁻29 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, डिवाइड बाय 6.20 इंटू 10⁻26 एवोगाड्रो नंबर किया तो 163.7 नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो टोटल मास कितना है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास,
मोलार मास अपने को 235 दिया ही है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स इतना है, तो 38470 kg, 38,470 kg आपको इतना लगेगा। तो इतना अपने को मास लगेगा। मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर चीज को कवर कर रहा है, थोड़ा सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला रहे हैं। ये आपने सब समझ लिया, अब आप पेपर में बैठो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आने दो, आप एनकाउंटर कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस बंद कर देना, प्रैक्टिस जारी रखना। और अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप सच में चाहते हो कि मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊं, सर आपने पूरा मॉडर्न फिजिक्स कवर कर दिया एक वीडियो में, अब पूरा ऑप्टिक्स कवर कर दो, पूरा वेव कवर कर दो, पूरा ऑसिलेशन कवर कर दो एक वीडियो में, पूरा मैकेनिक्स कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं तो कमेंट करके बता दो अगला किस यूनिट का या किस चैप्टर का आप सारे न्यूमेरिकल कवर टाइप का वीडियो चाहते हो। और यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, कुछ बोले या ना बोलो, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू।